Now it's a very important topic because throughout the semester we have to learn about the program. Okay, अगर प्रोग्रामिंग हम लोग पढ़ रहे हैं तो एवरीथिंग विल बी इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट. ठीक है, अभी स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है. Explain or define the structure of C program or explain the different parts of C program. It is very well known question will be asked in the university examinations also as well as in your internal examinations. बहुत common question है और ये question आता ही है. ठीक है, बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम क्या होता है? एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. इफ यू वांट टू टॉक इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश में अगर बात करना है तो आप डायरेक्टली इंग्लिश में बात करना सीखे क्या? नहीं सीखे. व्हाट वी डिड फॉर दैट? हम लोगों ने उसके लिए क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टार्ट विद द अल्फाबेट्स, देन उसके वर्ड्स कैसे बनते हैं, देन उसके स्टेटमेंट कैसे बनते हैं, फिर पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, पैराग्राफ हो गया तो फिर हम लोग उसके यूनिट्स कैसे बनाएंगे. अरे दीज आर द स्टेप्स. ठीक है, फिर उसमें फिर ग्रामर आपका आ जाता है, ग्रामर के साथ साथ उसके फिर से सिंटैक्सेस आ जाते हैं, फिर सिमेंटिक्स आ जाते हैं. यानी फिर कोई स्टेटमेंट बनाना तो स्टेटमेंट कैसे बनाना है. ठीक है, कोई भी लाइन की अगर शुरुआत करते तो कैपिटल लेटर से करना है. ठीक है, बाकी स्मॉल लेटर रहेगा तो चलेगा. आई हमेशा कैपिटल होना चाहिए. तो दीज आर सम सर्टेन रूल्स, these are some certain syntaxes and semantics. ये सारे सिंटैक्स होते हैं और सिमेंटिक्स होते हैं. ठीक है, यानी अगर इंग्लिश में बात करना है, मराठी में बात करना है मुझे, सो व्हाट आई हैव टू लर्न, आई हैव टू लर्न द बेसिक फंडामेंटल्स कि वो लैंग्वेज अगर मैं यूज करता हूँ. अभी थोड़ी दिन पहले हम लोगों ने जर्मन वर्कशॉप चलाया था. अगर मुझे जर्मन लैंग्वेज भी सीखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड नो द बेसिक अल्फाबेट्स. बेसिक ग्रामर क्या है, वर्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं, स्टेटमेंट कैसे फॉर्म होते हैं, लिखा कैसे जाता है, लिखने का तरीका कैसे है, एवरीथिंग आई शुड नो. ठीक है, सो अगर कोई लैंग्वेज है तो उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है. आपको इस तरीके से बात करनी है, इस तरीके से लिखना है, ऐसे ग्रामर यूज करना है, वैसे ये चीज करनी है. सो सेम थिंग हैपन विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल्सो. ये सारी चीजें आप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विथ रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर पढ़ने वाले हो, ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी क्या होता है, उसमें भी स्ट्रक्चर होता है. यू हैव टू फॉलो दैट स्ट्रक्चर. वैसे भी ऑलरेडी आप लोगों ने सी पढ़ा है इन द फर्स्ट सेमेस्टर, आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स भी किए हुए, यू शुड नोन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग्स. ठीक है, लेकिन फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट है. इस फॉर्मेट में आपको प्रोग्राम को ढालना होता है, इस फॉर्मेट में आपको प्रोग्राम को लिखना होता है. दैट मीन्स द स्ट्रक्चर. स्केलेटन आप बोलते हैं, स्केलेटन, स्केलेटन क्या होता है? ठीक है, इट इज अ फॉर्मेट. उस पर्टिकुलर स्केलेटन को यूज करना, यानी वो टेम्पलेट को यूज करना और टेम्पलेट का यूज करके एक प्रोग्राम को डिजाइन करना. स्ट्रक्चर इज नथिंग बट वन काइंड ऑफ अ टेम्पलेट, one kind of a basic structure, one kind of a basic format everybody need to follow to write down any kind of C program. So C program होगा तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है. C++ में प्रोग्रामिंग करे तो उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है. जावा का प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो जावा का एक पर्टिकुलर एप्रोप्रिएट फॉर्मेट होता है. तो एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ो तो एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक स्ट्रक्चर होता है, एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, एक वेल नोन स्ट्रक्चर डिफाइन किया होता है. उस स्ट्रक्चर में आपको प्रोग्राम को लिखना होता है. ठीक है, सो अगर स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है, सो बेसिकली जब हम लोग सी प्रोग्राम लिखते हैं यू नीड टू ओपन द एडिटर. सी एडिटर को आपको ओपन करना होता है. आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में सी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए. व्हेन यू ओपन द सी सॉफ्टवेयर, व्हेन यू एग्जीक्यूट द एग्जीक्यूटेबल फाइल, आपका एक एडिटर ओपन होता है. ठीक है, आप लोगों ने देखा जो ब्लू स्क्रीन का आपका एडिटर रहता है. ठीक है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी प्रैक्टिकल्स कर चुके हो. ठीक है, सो जो आपका एडिटर होता है ब्लू स्क्रीन वाला, ठीक है, वो एडिटर मतलब क्या होता है कि जिसमें आप कुछ लिखने वाले हो, जिसमें आप कुछ एडिटिंग करने वाले हो, जिसमें आप कुछ टाइपिंग करने वाले हो, जिसमें आप कुछ कोड लिखने वाले हो, दैट मींस एडिटर. आप फाइल को ओपन करते हो, जब भी आप कोई नया प्रोग्राम लिखते हो तो आप न्यू पे क्लिक करते हो, फाइल में जाके आप न्यू पे क्लिक करते हो तो आपका एक नया एडिटर, नया एक फाइल ओपन होता है. एवरीथिंग शुड बी रिटन इन द न्यू फाइल. तो नया फाइल ओपन होता है और एवरीथिंग विल बी स्टोर्ड इनटू द मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ फाइल. ठीक है, हर एक चीज आपका फाइल के फॉर्म में स्टोर होता है. ठीक है, आपका एक नया फाइल ओपन होता है. ठीक है, आपने सी का एडिटर ओपन किया और आपने, आपका ब्लू स्क्रीन आ गया, आपने न्यू पे क्लिक किया, फाइल में जाके, फाइल ऑप्शन में जाके न्यू पे क्लिक किया तो आपका एक नया विंडो आपके सामने आता
इन दैट विंडो यू हैव टू राइट आउट द प्रोग्राम। आप उस विंडो के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं। जब प्रोग्राम लिखते हैं तो स्ट्रक्चर क्या बोलता है, सी का प्रोग्राम क्या बोलता है, किस तरीके से लिखना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला पार्ट देखो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपका मोबाइल अगर वर्टिकल है तो उसको आप लैंडस्केप में कर लो ताकि आपको बड़ा होगा, या फिर जूम कर लो उसको हैंड से तो आपको अच्छे से दिखेगा वो चीज, ठीक है। सबसे पहला पार्ट होता है डॉक्यूमेंटेशन। ये डॉक्यूमेंटेशन में क्या चीज आती है? डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये होता है कि कोई चीजें हम लोग कोई फाइल को इंक्लूड कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। यानी डॉक्यूमेंटेशन यानी वहां पे हम लोग कोई फाइल्स को इंक्लूड कर रहे हैं, कोई वेरिएबल्स को ग्लोबली हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, कोई प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट हम लोग लिख रहे हैं। दैट मीन्स दीज आर सम प्री प्रोग्रामिंग पार्ट, यानी अभी आपने प्रोग्राम लिखना स्टार्ट नहीं किया, ठीक है, आपने डॉक्यूमेंटेशन किया। आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में सी का प्रोग्राम लिखा था तो आप लोग लिखते थे हैश इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, हैश इंक्लूड stdio डॉट h, उसके बाद में लिखते थे आप हैश इंक्लूड conio डॉट h, उसके नीचे फिर आप लिखते थे void main, ऐसा लिखते थे, ठीक है। सो ये क्या है, मेन के ऊपर आप जो भी लिखते हो, ठीक है। सिली सर इन द नेक्स्ट डायग्राम, ठीक है, अगर आप सी का प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देखते हो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंक्लूड द हेडर। हेडर का मतलब क्या होता है, हेडर में क्या क्या आता है, देखो आपके सामने हेडर लिखा होगा और वहां पे लिखा है हैश इंक्लूड stdio.h। यानी हेडर का मतलब ये होता है कि योर डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, प्री प्रोसेस और स्टेटमेंट एंड ग्लोबल डिक्लेरेशन। यानी आप मेन के ऊपर जो भी चीज लिखते हो, मेन ये एक फंक्शन है, मेन इज द स्टार्टिंग एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम। आपका प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है तो हमेशा कहां से एग्जीक्यूट होता है, हमेशा वो मेन से होता है। कहां से होगा वो, मेन प्रोग्राम से होगा। अगर आपने 1000 लाइन का कोड लिखा है और आपने ये मेन ही छोड़ दिया, आपने ये जो मेन लिखा है ये मेन को आप भूल गए लिखना, ठीक है, ये MAIN मेन लिखना भूल गए तो आपका प्रोग्राम कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो हमेशा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगा, मेन से स्टार्ट होगा जहां पे आपने मेन लिखा है, ठीक है। मेन के ऊपर जो सारी चीजें होती है दीज आर कंसिडर्ड एज दीज आर कंसिडर्ड इन द हेडर पार्ट। वो हेडर पार्ट में कंसिडर होती है जिसमें आप फाइल्स को इंक्लूड करते हो, बेसिक फाइल्स आपको कौन सी लगने वाली है उसको आप इंक्लूड करते हो, कोई प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है, कोई कॉन्स्टेंट्स आपको डिफाइन करके रखने हैं उसको आप डिक्लेयर कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, कोई ग्लोबल डिक्लेरेशंस को आप डिफाइन कर सकते हो। अब ये ग्लोबल डिक्लेरेशन क्या होता है, लोकल डिक्लेरेशन क्या होता है, वी विल सी लेटर ऑन, ठीक है, तो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन इन शॉर्ट में बता देता हूँ ग्लोबल का मतलब क्या होता है, लोकल का मतलब क्या होता है। ग्लोबल डिक्लेरेशन करना नहीं लोकल डिक्लेरेशन, और लोकल डिक्लेरेशन करना नहीं होता क्या, ग्लोबल और लोकल इटसेल्फ द मीनिंग इज इन इंक्लूडेड इन दैट वर्ड। ग्लोबल ओपन टू ऑल, ग्लोबल का मतलब होता है ओपन टू ऑल, जैसे पब्लिक और प्राइवेट हम लोग बोलते हैं। पब्लिक का मतलब क्या होता है, इट इज ओपन टू एवरीबडी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे खुद के घर का गार्डन है, ठीक है, मेरे घर में गार्डन है सपोज, ठीक है, सो दैट गार्डन इज अलाउड ओनली फॉर मी बिकॉज इट इज अ प्राइवेट थिंग, ठीक है। मेरे घर का खुद का गार्डन है, इट इज एक्सेसिबल टू ओनली मी, ठीक है। आई हैव टू यूज फॉर रोमिंग पर्पस, आई हैव टू यूज फॉर जॉगिंग पर्पस, व्हाटएवर, वो मैं खुद के लिए यूज करूंगा। लेकिन सपोज अगर कोई म्युनिसिपैलिटी एमएनसी का गार्डन है, ठीक है, सपोज कोई कॉर्पोरेशन का गार्डन है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी होगी, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, एनीबडी कैन गो, एनीबडी कैन विजिट दैट गार्डन, ठीक है, बिकॉज इट्स अ पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक और प्राइवेट का मतलब ये होता है कि पब्लिक का मतलब क्या होता है, इट इज एक्सेसिबल टू एवरीबडी, वही प्राइवेट का मतलब क्या होता है, इट इज एक्सेसिबल टू द पर्सनल यूज ओनली, ठीक है। जो प्राइवेट चीज होती है वो सिर्फ हमको एक्सेसिबल होती है। सो वैसे ग्लोबल और लोकल इन केस ऑफ प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, ग्लोबल का मतलब ये होता है कि कोई चीज, कोई वेरिएबल को आपने मेन के ऊपर डिफाइन किया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं वी विल सी लेटर ऑन। एक सपोज मैंने एक पाई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, मैथमेटिक्स में आप पाई यूज करते हो, जिसका वैल्यू 3.14 समथिंग होता है, yes or no?
ग्रेट। पाई का वैल्यू होता है 3.14, ठीक है। पाई का कहीं पे भी वैल्यू आप यूज करो, इट इज सेम 3.14 ही रहेगा, ठीक है। वी कैन नॉट ऐड आवर ओन वैल्यू, इंस्टेड ऑफ 3.14 हम लोग खुद का वैल्यू डाल सकते हैं क्या? नहीं, हम लोग खुद का वैल्यू डालेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। अभी ये पाई का वैल्यू इट इज कॉमन फॉर एवरीबडी, सो मैं क्या करूंगा, पाई को ग्लोबली डिफाइन करूंगा, यानी मेन के ऊपर मैं उस वेरिएबल को क्या करूंगा, डिक्लेयर करके रखूंगा। मेन के ऊपर मैं उसको डिक्लेयर जब करके रखूंगा, जो भी चीज आप मेन के ऊपर डिक्लेयर करते हो दैट इज एक्सेसिबल, वो चीज वो वेरिएबल एक्सेसिबल होगा विद इन द मेन, यानी मेन आपने जितने भी प्रोग्राम्स लिखे हैं, जितने भी फंक्शंस आपने लिखे हैं, ये मेन में जितने भी आप फंक्शंस लिखोगे, ठीक है, जितना भी डेटा आप वहां पे लिखोगे, जितने भी इंस्ट्रक्शंस लिखोगे, दैट ग्लोबल थिंग इज एक्सेसिबल टू एवरीवन। जो भी आप वेरिएबल ग्लोबली डिफाइन करते हो, सो दैट वेरिएबल इज एक्सेसिबल टू एवरीबडी, वो वेरिएबल सबको एक्सेसिबल रहते हैं। भाई अगर लोकल का मतलब क्या होता है फिर? एक होता है ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन और दूसरा होता है लोकल डिक्लेरेशन। अभी ग्लोबल का मतलब ये होता है कि ग्लोबल हमेशा मेन के ऊपर रहते हैं, और लोकल हमेशा क्या होते हैं, लोकल हमेशा दो कर्ली ब्रेसेस में होते हैं, ठीक है। दैट मींस इट इज लोकल, देयर इज एन बाउंडेशन। बाउंडेशन का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ बाउंड्री दी है, ठीक है। आप लोग देखो यहाँ पे मेन के नीचे आपका एक कर्ली ब्रेस ओपन हुआ है, ब्रैकेट ओपन हुआ है, और नीचे एक ब्रैकेट क्लोज हुआ है, ठीक है। देखो कॉलिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन के नीचे एक ब्रैकेट क्लोज हुआ है और मेन के नीचे एक ब्रैकेट है, दोनों के बीच में तीन इंस्ट्रक्शन है, लोकल डिक्लेरेशन, प्रोग्राम स्टेटमेंट, कॉलिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। अगर आप इसके अंदर जो भी चीज लिखोगे, ये इसके अंदर जो भी चीज लिखोगे दैट शुड बी लोकल। लोकल का मतलब ये होता है उसका जो स्कोप होगा वो क्या होता है, लोकल होता है। यानी बाउंड्री के अंदर, यानी ये कर्ली ब्रेसेस से लेके ये नीचे वाला जो कर्ली ब्रैकेट है, ये दोनों ब्रैकेट के बीच में जो आपने लिखा है दैट शुड बी लोकल, उसका स्कोप क्या रहेगा, लोकल रहेगा, ठीक है। वही अगर मेन के ऊपर मैंने कुछ लिखा है, ये जो मेन के ऊपर ग्लोबल लिखा है, यहाँ पे मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखे मेन के ऊपर, तो ये क्या हो जाएंगे, ग्लोबल हो जाएंगे। और लोकल का मतलब होता है कि आपका ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस के अंदर जो लिखते हो वो आपका लोकल रहता है। वैसे आप कोई फंक्शन लिख रहे हो, फंक्शन के अंदर आपने कुछ स्टेटमेंट लिखे है, दैट शुड बी लोकल, इट इज हैविंग द स्कोप लोकल। उसका स्कोप कौन सा होता है, उसका स्कोप लोकल होता है, ठीक है। दैट मींस ग्लोबल डिक्लेरेशन है, लोकल डिक्लेरेशन, ठीक है। सो ऊपर में सारा हेडर पार्ट आता है ना। हेडर पार्ट यानी क्या होता है कि आपको कोई चीजें इंक्लूड करनी है, जैसे हम लोग नॉर्मली इंक्लूड करते हैं हैश इंक्लूड stdio.h फाइल को इंक्लूड करते हैं, हैश इंक्लूड conio.h फाइल को इंक्लूड करते हैं। क्यों करते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, जैसे ही हम लोग इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी आपको फाइल इंक्लूड करना है, फाइल को इंक्लूड क्यों करना होता है, why there is a need to include the file? आप लोग लिखते हो हैश इंक्लूड, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है हेडर आपका, आप लिखते हो हैश, ये जो सिंबल दिख रहा है हैश, इसको क्या बोलते हैं, हैश बोलते हैं। बाद में क्या, INCLUDE, इंक्लूड, ठीक है। देन एंगल ब्रैकेट्स में आपने लिखा है, ये जो दो ब्रैकेट्स दिख रहा है, लेस देन सिंबल एंड ग्रेटर देन सिंबल, उसके अंदर आपने लिखा है stdio.h, एंगल ब्रैकेट में आपने stdio.h लिखा है। तो आपने क्या किया, ये हैश जो सिंबल है, ठीक है, ये जो हैश सिंबल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इट इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। हैश इज अ सिंबल, hash is the operator or we can say it's a symbol which is act as a preprocessor directives। इसका यूज क्या होता है, ये preprocessor directives का यूज क्या होगा, ठीक है। ये हैश क्या बताता है, हमें एक फाइल इंक्लूड करना है। इंक्लूड करना मतलब हमें एक कोई फाइल को इंक्लूड करना है हमारे सिस्टम में। हमारा जो सी का सॉफ्टवेयर है उसमें काफी सारी ऐसे हेडर फाइल्स बनी हुई है, stdio.h है, conio.h है, string.h है, math.h है, ऐसे बहुत सारे फाइल्स हमारे सी के सॉफ्टवेयर में बनी हुई है। और वो फाइल के अंदर बहुत सारे ऐसे प्री डिफाइंड फंक्शन लिखे गए हैं, उस फाइल के अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शंस लिखे गए हैं जो फंक्शन का हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो फंक्शन का हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो अगर वो फंक्शन को मुझे यूज करना है, तो यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। इंक्लूड कैसे करते हैं, इंक्लूड कैसे करते हैं, हम लोग लिखते हैं हैश
उसके बाद क्या लिखते हैं, इंक्लूड, INCLUD, इंक्लूड लिखते हैं। फिर एंगल ब्रैकेट में जो फाइल को आपको इंक्लूड करना है वो फाइल का नाम आप ये दो एंगल ब्रैकेट में देते हो। जैसे मैंने यहाँ पे stdio.h लिखा, stdio.h का मतलब ये होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। डॉट एच स्टैंड्स फॉर हेडर फाइल। डॉट है, डॉट के बाद जो भी लिखते हो इसको एक्सटेंशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक्सटेंशन। इसको हेडर फाइल क्यों बोला गया, why we are call it as a header file, because आपने क्या लिखा stdio.h, डॉट एच आया, इसका मतलब ये क्या हुई, हेडर फाइल हुई। डॉट एच का मतलब होता है हेडर फाइल। आप लोग इसको एक्सटेंशन कैसे, एक्सटेंशन यानी क्या होता है, इट विल शोज द टाइप ऑफ द फाइल। हेडर यानी आपका एक्सटेंशन क्या बताता है आपको, आपने कोई एक खाली वर्ड फाइल बनाई, ठीक है, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हो, आप जब वो फाइल को सेव करते हो तो डॉट डीओसी से सेव करते हो, डॉट डीओसी, डॉट डॉक यानी वर्ड फाइल। आप अगर एक्सेल फाइल सेव कर रहे हो तो एक्सेल फाइल आपकी सेव कैसे होती है, डॉट एक्सएलएस से सेव होती है, ठीक है। आप कोई एक आपके पास इमेज है तो आप सेव करते हो डॉट जेपीईजी, डॉट जेपीईजी उसका एक्सटेंशन देते हो, डॉट पीएनजी उसका एक्सटेंशन देते हो। कोई आपका वीडियो फाइल है तो आप उसको डॉट MP4 MPGB ऐसा लिखते हो, ठीक है। सो ये डॉट के बाद जो होता है ये एक्सटेंशन होता है, और एक्सटेंशन क्या बताता है कि टाइप ऑफ द फाइल। ये जो डॉट के बाद जो आप लिखते हो इट शोज द टाइप ऑफ द फाइल, ठीक है, ये कौन से टाइप का फाइल है। सो stdio.h, डॉट एच मतलब ये हेडर फाइल है। फाइल का नाम क्या है, stdio। एक फाइल को मुझे एक हेडर फाइल को इंक्लूड करना है, उस फाइल का नाम क्या है, stdio फाइल है। ये डॉट एच है मतलब ये हेडर फाइल है, इस फाइल को इंक्लूड करना है। और ये हैश क्या बताता है, एक फाइल को इंक्लूड करो जिस फाइल का नाम क्या है, stdio डॉट है, डॉट एच है। दैट मीन्स अभी आपने जैसे हैश इंक्लूड stdio.h लिखा तो stdio.h के अंदर जितना भी कुछ लिखा होगा उसमें से आप कोई भी पार्ट, कोई भी फंक्शन अभी आप अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हो, इसलिए मैंने वो फाइल को क्या किया, इंक्लूड कर दिया। गॉट द पॉइंट। वैसे बहुत सारी फाइल्स होती है, वी आर गोइंग टू इंक्लूड जितनी फाइल हमको इंपॉर्टेंट लगती है, जो भी फाइल हमको लगता है कि नहीं ये फाइल का मुझे काम है, ये फाइल में ये फंक्शन लिखा गया है तो ये फंक्शन को मुझे अगर यूज करना है तो मुझे std जो वो पर्टिकुलर फाइल को क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना होता है। उस फाइल को मुझे क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। नहीं तो आपने वो फाइल को इंक्लूड नहीं किया और उस फाइल का डेटा आप यूज करना स्टार्ट कर रहे हो तो फाइल का डेटा आपका यूज नहीं होगा। गॉट द पॉइंट, ठीक है। सिंपली आपके पास एक फाइल है, आपके पास एक जर्नल है, आप लोग फाइल लिखते हो ना, फॉर एग्जांपल फिजिक्स का जर्नल, ठीक है। आपने जर्नल में बहुत सारे प्रैक्टिकल्स लिख के रखे, वो पूरी फाइल क्या है, पैक बंद करके आपने रख दी, पैक बंद करके रख दिया आपने। अब ये फाइल में से आपको कुछ पढ़ना है, ठीक है, ये फाइल में से मुझे प्रैक्टिकल नंबर 2 को पढ़ना है। प्रैक्टिकल नंबर 2 को पढ़ना है तो पहले तो मुझे वो फाइल निकालनी पड़ेगी और वो फाइल को ओपन करना पड़ेगा, फाइल को निकालना पड़ेगा, फाइल को ओपन करना पड़ेगा, और फिर मैं प्रैक्टिकल नंबर 2 कौन से पेज पे लिखा गया है वो पेज को ओपन करूंगा एंड देन आई हैव टू रीड दैट पर्टिकुलर प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल को मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन जब तक वो फाइल को आप उठाओगे नहीं, ओपन करोगे नहीं, उस पेज नंबर पे जाओगे नहीं, तब तक आपका फाइल ओपन होगा क्या, वो डेटा आप एक्सेस कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। सेम हैपन विद द प्रोग्रामिंग ऑल्सो। अगर आपको कुछ फंक्शन यूज करना है, ठीक है, कुछ प्री डिफाइंड आपके फंक्शंस होते हैं, कुछ प्री डिफाइंड मटेरियल, कुछ डेफिनेशंस आपके ऐसी फाइल से सीखे, सॉफ्टवेयर में सीखे, सिस्टम प्रोग्राम्स में बहुत सारी आपके पास ऐसे फाइल्स है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस का मीनिंग, फंक्शंस की डेफिनेशन लिखी गई हुई है। अगर आपको फंक्शंस को यूज करना है, अगर वो आपको डेटा यूज करना है उस फाइल का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू इंक्लूड दैट फाइल, वो फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। एक बार आपने इंक्लूड कर दिया तो आप उस फाइल का पूरा डेटा क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। गॉट द पॉइंट। लिसन ऑल ऑफ यू, विद इन द 5 मिनट्स द मीटिंग विल बी क्लोज, ठीक है, 5 मिनट के अंदर मीटिंग क्लोज हो जाएगा, ठीक है। जैसे मीटिंग क्लोज हो जाता है तो आप जो भी मैंने आपको लिंक भेजा है सेम लिंक पे आप क्लिक करेंगे और फिर से रिज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। 5 मिनट में ऑटोमेटिक मीटिंग क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने के बाद जो भी मैंने मीटिंग का लिंक भेजा है यू हैव टू क्लिक ऑन दैट लिंक और फिर से रिज्वाइन करना है, ठीक है। हम लोग ये 2 घंटा क्लास कंटिन्यू करेंगे। सो नेक्स्ट क्या बोलता है कि आपकी फाइल इंक्लूड होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट इज मेन, ठीक है।
यानी आपका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट हो गया, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट हो गया, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स डाल दिया, ग्लोबल डिक्लेरेशन आपने कुछ लिख दिया, उसके बाद आता है आपका मेन प्रोग्राम। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने मेन ही नहीं लिखा तो प्रोग्राम का कोई मतलब नहीं रहेगा। आपने 1000 लाइन लिखी क्यों ना हो, लेकिन आप MAIN मेन लिखना ही भूल गए, तो जब आप ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, आपके प्रोग्राम को, आपके सिस्टम को, आपके प्रोसेसर को अगर मेन ही नहीं मिला तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, जब भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, हमेशा आपका प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तो आपका प्रोसेसर पहले मेन देखता है कि मेन कहां पे लिखा है, और मेन से वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, मेन प्रोग्राम से वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। सो मेन इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो मेन क्या है? मेन इट्स अ एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। लिखा कैसे जाता है? ठीक है, MAIN मेन इज द फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन क्या होता है? ठीक है, आगे जब हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो फंक्शन का मतलब क्या होता है? फंक्शन इज नथिंग बट जस्ट द एग्जीक्यूटेबल टास्क रिटर्न फॉर, और इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटर्न फॉर टू एग्जीक्यूट अ स्पेसिफिक टास्क। कोई टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ फंक्शन, कुछ स्टेप्स लिखना, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखना, जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, कोई फंक्शन है तो फंक्शन के अंदर कुछ टास्क है, कुछ एम है, तभी तो हम लोग वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, सो मेन क्या है? मेन एक फंक्शन है। इसको कैसे पहचाना हम लोगों ने? हाउ वी कैन अंडरस्टैंड मेन इज द फंक्शन? क्योंकि मेन के सामने देखो दो ब्रैकेट लगे हुए हैं, एक ओपनिंग ब्रैकेट और एक क्लोजिंग ब्रैकेट है, सर्कुलर ब्रैकेट लगे हुए हैं। इसलिए मेन क्या है? एक फंक्शन है। ठीक है, मेन के सामने दो ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, इसलिए मेन को हम लोग क्या बोलेंगे? मेन को हम लोग फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, सो मेन इज द फंक्शन। ठीक है, सो मेन इज द फंक्शन फ्रॉम वेयर द एग्जीक्यूशन इज स्टार्ट। मेन से क्या होता है? हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। सो मेन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अभी मेन को लिखा कैसे जाता है? मेन को लिखने का तरीका कैसे है? तो मेन को लिखने का सिंटैक्स क्या है? मेन को लिखने का सिंटैक्स क्या है? आप लोग लिखते हो डेटा टाइप नेम, दैट मींस रिटर्न टाइप। मेन इज द फंक्शन। तो फंक्शन लिखने का तरीका क्या होता है? फंक्शंस को लिखने का तरीका क्या होता है? हम लोग पहले लिखते हैं रिटर्न टाइप। क्या लिखते हैं हम लोग? रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, और उसके बाद दो ब्रैकेट्स होते हैं। जब हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे तो और इसका डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वी विल सी लेटर ऑन कि हाउ टू राइट द फंक्शंस। ठीक है, अभी के लिए इतना ध्यान में रखना है कि पहले आपका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट हो जाएगा, हेडर पार्ट में आएगा सारा, जो फाइल आपको इंक्लूड करनी है वो फाइल आप इंक्लूड करोगे, उसके नीचे फिर आप मेन लिखते हो। मेन के बाद आपका एक ओपनिंग करली ब्रेस होता है। ये जो ब्रेस दिख रहा है, देखो इंटीजर मेन के नीचे एक ब्रैकेट दिया हुआ है, उसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। उसको क्या बोलते हैं? इट इज द करली ब्रेस। ठीक है, यहाँ पे आपका एक ब्रैकेट ओपन हुआ है, तो यहां से आपका आपका जो बॉडी है, आपके प्रोग्राम का जो बॉडी एक्चुअली अभी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, यानी मेन के नीचे आपका ओपनिंग ब्रेस आ गया, ओपनिंग ब्रेस आया तो फिर मेन के अंदर सबसे पहला पार्ट आप क्या लिखते हो? सबसे पहला पार्ट आप लोग लिखते हो वेरिएबल डिक्लेरेशन। सबसे पहला पार्ट क्या होता है? वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब ये वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है या फिर जो भी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट विद इन द मेन होता है, मेन के अंदर आप जो कुछ भी लिखते हो, इट इज ऑल द थिंग्स आर कंसिडर्ड एज अ लोकल थिंग्स। मेन के ऊपर लिखा है, दैट मींस द ग्लोबल। मेन के ऊपर आपने कोई वेरिएबल को डिक्लेयर किया है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोबल बोलते हैं। जब मेन के नीचे आप करली ब्रेस के अंदर कुछ लिखना जब स्टार्ट करते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग ग्लोबल बोलते हैं। जो भी चीज हम लोग ये मेन के अंदर लिखेंगे, ऑल दिस थिंग्स आर लोकल थिंग्स। वो क्या है? लोकल है, क्योंकि उसका स्कोप जो है वो लोकल है। लोकल का मतलब होता है जहां से ओपनिंग आपका ब्रेस हुआ, देखो जहां पे इंटीजर मेन के नीचे आपका एक ब्रेस ओपन हुआ है और आखिरी में एक ब्रेस कंप्लीट किया है, तो ये दो ब्रेस के अंदर जो भी लिखा जाएगा इट इज लोकल टू द मेन। यानी जो दो ब्रैकेट्स के अंदर आप जो भी चीज लिखते हो वो क्या रहती है? आपकी लोकल चीज रहती है। वो क्या रहती है? आपकी लोकल चीज का मतलब ये होता है इट इज द local to that particular function, it is a local to that particular main function, that is a local thing. So main के immediately बाद आप क्या लिखते हो? the second part is a variable declaration. आप इस particular देखो इंटीजर मेन के नीचे ओपनिंग ब्रेस कर दिया, बाद में आपने लिखा इंटीजर is equals to 10।